वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया और आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पॉपुलर जो विचारधारा या सिद्धांत की बात करते वो था हर्टिल ओहलर की। सॉरी, वैसे तो बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया है पिछले कुछ वीडियोस में, आपने भी पढ़ा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में गिना जाता वो था वर्टिल ओहलेन के आधुनिक सिद्धांत की। उन्होंने कहा कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो जब अंतर नहीं है तो दोनों के लिए अलग अलग सिद्धांतों की भी आवश्यकता नहीं है। केवल अंतर क्षेत्रीय व्यापार के सिद्धांतों में थोड़ा सा सुधार करते हैं, उसका स्तर, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के रूप में काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर केवल सीमा का फर्क है। अंतर क्षेत्रीय व्यापार में हम एक ही देश के अंदर आपसी क्षेत्रों के अंदर व्यापार करते हैं, एक सरकार के अंदर व्यापार करते हैं, पूरे देश की लगभग लगभग जो है दशा और दिशा एक प्रकार की होती है, लोगों का व्यवहार एक तरह हो सकता है, एक ही कानून पड़ता है, ऐसे में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। जबकि दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है, दोनों देशों की सरकार अलग होती है, दोनों सरकार की विचारधारा अलग होती है, वहां के लोगों का रहन सहन, वहां के लोगों का, वहां के कानून, हर तरह का, इवन मुद्रा में भी अंतर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर उस अंतर को अगर हम लेके सिद्धांत में थोड़ा सुधार करेंगे तो ये नया सिद्धांत बन सकता है। तो उन्होंने सिंपल सा कहा, ओलिन का सिंपल कहना है कि वास्तव में पृथक सिद्धांतों की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, किस प्रकार से उन्होंने बातें की, आज की इस क्लास में हम यही बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत क्या होता है, या फिर वर्टिल ओहलिन का सिद्धांत क्या है। इस चीज के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, दो लोगों ने मिलकर सिद्धांतों की व्याख्या की, जिसका नाम है हेक्सचर और ओहलिन का सिद्धांत। जो सिद्धांत प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने दिया था, रिकार्डो और मिल ने, उन्होंने कहा था कि दो देशों में जो व्यापार होता है वो तुलनात्मक लागतों के आधार पर होता है। जिस देश में किसी वस्तु की उत्पादन की लागत कम होती है, वो उत्पादन करके दूसरे देशों में उसको निर्यात करता है, सामने वाला देश वहां से वो आयात करता है। इसी प्रकार के वस्तु के उत्पादन लागतों के आधार पर व्यापार होता है। लेकिन यहाँ पर दो देशों में लागतों का अनुपात अलग अलग क्यों होता है, दो देशों में वस्तु के उत्पादन की लागत अंतर क्यों होता है, कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में कहीं पर भी कोई भी एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं मिलता। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र ने इसके बारे में डिटेल से कोई बात नहीं बताई। लेकिन जो ओहलिन साहब थे और उनके वे जो साथी थे, स्वीडन के थे, ये दोनों स्वीडन के द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने इस पर जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार से होता है। ऐसे में एली हेक्सचर और बर्टिल ओहलिन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट में इस क्वेश्चन का जवाब दिया। उनके अकॉर्डिंग दो देशों में जो है उत्पादन लागत के आधार पर व्यापार नहीं होता है, दो देशों में इस बात पर व्यापार होता है कि दो देशों में साधनों की उपलब्धता किस प्रकार की है, क्योंकि हर देश के पर्यावरण वातावरण अलग अलग प्रकार है। कहीं पर कोई साधन मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है, कहीं पर किसी चीज का उत्पादन ज्यादा होता है, कहीं पर नहीं होता है। तो ऐसे में जिस देश में जिस साधन का उत्पादन ज्यादा से साधन की उपलब्धता ज्यादा होती है, वहां पर उत्पादन भी ज्यादा होगा। भाई भारत में कपास का उत्पादन अधिक होता है, ऐसे में कपास से जो है कपड़ों का निर्माण अधिक होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो किसी और देश में कपास का उत्पादन कम होता है तो वहां पर उस वस्तु का निर्माण नहीं होता। तो भारत उस कपास के से निर्मित जो है रेडीमेड गारमेंट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। चाइना की बात करते हैं, चाइना में बहुत सारे ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो विश्व में कहीं नहीं पाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर चिप वहां बनता है सबसे ज्यादा, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट सबसे ज्यादा बनते हैं, और गाड़ियों में लगने वाली बैटरीज भी चाइना में बनती हैं, क्योंकि वहां पर उसकी बहुतायत मात्रा में धातु पाई जाती है। तो वो उसका निर्माण करता है और विश्व में निर्यात करता है। तो बात यह है, ओलिन ने सिंपल कहा कि लागतों को छोड़ो, इस बात पे ध्यान देते हैं कि दो देशों में साधनों की उपलब्धता किस प्रकार की है। जिस देश में जिस प्रकार के साधन की उपलब्धता होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ईरान है, कुवैत है, यूएसए है, यहाँ पर तेल का अकुत भंडार है, तेल की उत्पादन बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो वहां पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है।
तो वो विश्व में तेल का क्या करता है, निर्यात करता है। हालांकि ईरान के अमेरिका के बीच में तनाव के कारण अभी थोड़ा गड़बड़ हो रखा है मामला, लेकिन आज भी जो है ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरबिया, इन लोगों की कंट्री से बाकी देशों में तेल जाता है, क्योंकि वहां उसकी प्राचुरता है। भारत में नहीं है, भारत में जो है वो उसको बेचता है। तो योहली ने सिंपल कहा कि साधन किस देश में किस मात्रा में पाया जाता है, इस बात पर उत्पादन होता है और इस बात से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो होलिन ने अपने सिद्धांतों को अंतर क्षेत्रीय व्यापार का सिद्धांत कहा है कि ये वास्तव में अंतर, क्योंकि साधन एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग प्रकार में पाया जाता है। विभिन्न देशों के बीच व्यापार का आधार उत्पादन के साधनों की सापेक्ष प्रचार होता है। जैसे भारत की बात करते हैं, यूपी में गन्ने का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर गन्ने से क्या बनाया जाता है, चीनी बनाया जाता है बहुत ज्यादा। वहीं पर अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहां पर कपास का उत्पादन वहां होता है, तो वहां पर कपड़ों का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से यूपी से महाराष्ट्र को चीनी जाता है, यहाँ से कपड़े आते हैं, तो क्षेत्र इसी तरह से दो देशों में भी व्यापार होता है। प्रत्येक देश उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिनके उत्पादन में उसके पास प्रचुर मात्रा में साधन उपलब्ध होंगे, क्योंकि जब साधन होंगे तो साधनों का प्रयोग करते ही वो वस्तु का निर्माण कर पाएगा। और वो देश आयात करेगा जिस देश में उस साधन की प्रचुरता कम होगी, वो उत्पादन के साधन उस देश में नहीं पाए जाते हैं। भारत में तेल का उत्पादन नहीं हो सकता है, सिर्फ तेल आयात करना पड़ता है। भारत में मसालों का उत्पादन अधिक होता है। भारत में प्राकृतिक जैसे सब्जियों का हो गया, फलों का हो गया, मसालों का उत्पादन नहीं होता है, तो इसको वो निर्यात करता है। तो हर देश में अलग अलग प्रकार की प्रचुरता है। और इसके साथ साथ ओहलिन ने एक बात और कही है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, यह सामान्य सिद्धांत का ही एक भाग है, बस उसी का एक मॉडिफिकेशन वर्जन है। इसी के साथ साथ ओहलिन ने और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अंतर क्षेत्रीय व्यापार में कोई वास्तविक में मौलिक अंतर नहीं है, केवल क्षेत्र विशेष का अंतर है, केवल विचारों का अंतर है। मूल रूप से दोनों ही एक प्रकार से होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विभिन्न देशों के उत्पादन में साधन कीमतों का अंतर पाया जाता है। हर देश में जिस देश की बात करते हैं, क्योंकि वस्तु कीमतें बदल जाती हैं, ऐसे में साधनों की कीमतें बदल जाती है और इसी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार बनता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण विभिन्न देशों में उत्पादन की सापेक्ष उपलब्धता है। जिस देश में एक ही बात उन्होंने बार बार कही है कि बस जिस देश में जो चीज ज्यादा उपलब्ध होता है उसी का वो उत्पादन करेगा, उसी का वो निर्यात करेगा। उसी देश में अगर किसी और चीज की कमी है तो अब उसका वो आयात करेगा। प्रत्येक देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनके उत्पादन में उसके पास प्रचुर मात्रा हो, और उन वस्तुओं का आयात करता है जिनके उत्पादन में उसके पास अपेक्षाकृत दुर्लभ साधनों का उपयोग। तो ऐसे में हिक्सर और ओहलिन का सिद्धांत के अनुसार कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप उत्पादन साधनों की सापेक्ष प्रचुरता और दुर्लभता पर निर्भर करता है। यह है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वास्तविक कारण कि किस प्रकार से दो देशों में व्यापार चलता है। हमारे देश में जो है क्या कहते हैं, समुद्री तकनीक की कमी है, तो हम जापान से उसको इंपोर्ट करते हैं। जापान हमें तकनीक देता है, जापान को हम खाने पीने के सामान प्रोवाइड करते हैं, जापान को हम जो है यहाँ से मसाले भेजते हैं, जापान को हम जो है यहाँ से कपड़े भेजते। तो जो चीज हम दोनों के बीच में होता। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताओं की। जब हम मान्यताओं की बात करते हैं, मतलब किस पर आधारित है सिद्धांत। नंबर 1, दो देश, दो वस्तुओं और दो उत्पादन साधनों, श्रम और पूंजी माने जाते हैं, और दो देशों में जिस प्रकार से साधन की उपलब्धता होती है वैसा उत्पादन होता है। उत्पादन के साधनों की उपलब्धता देशों में अलग अलग प्रकार की होती है, एक जैसी नहीं हो सकती है। उत्पादन तकनीक दोनों देशों में एक समान हो सकती है। उत्पादन साधन देश के भीतर गतिशील होते हैं, परंतु देशों के बीच अलग अलग होते हैं। दोनों देशों में उपभोक्ता की रुचियां एक जैसी होती हैं। अब हालांकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा मामला है कि उपभोक्ता की रुचि एक जैसी नहीं हो सकती, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसकी आलोचना हुई है, क्योंकि उपभोक्ताओं की रुचियां कभी एक जैसी हो ही नहीं सकती। यहाँ की 10 किलोमीटर चल के जाओ तो लोगों की भाषा, लोगों की सोच बदल जाती है। तो दो देशों में किस प्रकार से एक साथ होती है, इसकी आलोचना हुई है बाद में। पूर्ण प्रतियोगिता स्थिति विद्यमान रहती है, पूर्ण प्रतियोगिता एक अल्पकालिक, इसकी भी आलोचना की गई है। और परिवहन लागत नहीं होता, ये भी गलत है, परिवहन लागत तो होता है, ठीक है, कई प्रकार की होती है। तो इनकी कई सारी बातों को आलोचना भी की गई, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही उपयुक्त और आज के समय में प्रयोग होने वाला सिद्धांत है।
अब इस सिद्धांत में एक बात है, साधनों की प्रचुरता, मतलब साधनों की उपलब्धता, रिलेवेंट फैक्टर एविडेंस कि किस प्रकार से कोई साधन उपलब्ध होता है, इसके दो विचार है। एक भौतिक मापदंड फिजिकल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग और एक कीमतों के अकॉर्डिंग। अगर भौतिक मापदंड की बात करते हैं, इसमें किसी साधन की उपलब्धता के बारे में कहा गया है, जिस देश में किसी उत्पादन साधन की मात्रा अन्य देशों की तुलना में अधिक होती है तो उसे उस साधन की प्रचुर मात्रा कहा जाता है। भारत और जापान के बीच में तुलना करें तो भारत में मसालों की प्रचुरता, क्योंकि यहाँ पर उसका अधिक उत्पादन होता है, ये मात्रात्मक रूप में कहा गया है। वहीं पर कीमत मापदंड के अनुसार जिस देश में कोई उत्पादन साधन जितने अधिक मात्रा में उपलब्ध होती है उसकी कीमत वहां पर उतने ही कम होती है, तो यह कीमत मापदंड कि साधनों की कीमतें कम है। तो साधनों की कीमतें हमेशा साधनों की उपलब्धता पर डिपेंड करता है। जिस देश में जो भी साधन जितने ज्यादा होता है उसकी कीमत उतनी ही कम होती है, और जिस जगह पर जिस देश में किसी भी साधन की कीमत जितनी कम होती है उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होती है। इस बात को में ध्यान में रखना चाहिए। अब हेक्सर ओल्हेन के सिद्धांत की अगर व्याख्यात्मक रूप देखें तो हम कह सकते हैं प्रत्येक देश उन वस्तुओं का उत्पादन करेगा जिनके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध साधन होते हैं, जबकि उस वस्तु का आयात करेगा, ठीक है, जिसकी प्रचुरता उस देश में कम होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से प्रत्येक देश उन वस्तुओं को निर्यात करे जिसमें उसमें तुलनात्मक लाभ प्राप्त होता है। मतलब मुझे फायदा मिलना चाहिए। अगर हमारे यहाँ पर उत्पादन की लागत अधिक है तो उत्पादन करना बेकार है, उससे अच्छा उसको क्या कर लो, आयात कर लो। तो यहाँ पर तुलनात्मक लाभ और तुलनात्मक हानि की बात करती है, ना कि तुलनात्मक लागत की। अब इस मामले में थोड़ा सा और कहा गया है कि ये जो प्रभाव है इसमें मुद्रा का प्रभाव पड़ता है। दो देशों में मुद्रा का प्रभाव किस प्रकार। नंबर एक, दो देशों में अगर एक ही जैसी मुद्रा है, यानी कि अगर हम बात करते हैं यूएसए का $1 भारत के ₹1 के बराबर हो तो कोई समस्या ही नहीं है। तो यहाँ पर खाली कीमतों को नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर साधनों की उपलब्धता को देखा जाएगा। साधन की उपलब्धता है तो सही उत्पादन किया, सामने वाले को दे दिया, क्योंकि दोनों ही देश में साधन एक ही बराबर कीमत पर मिल रहा है। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब दो देशों के बीच में मुद्रा अलग अलग प्रणाली होती है। जैसे भारत और यूएस में आज के समय में $1 के बदले में भारत का 95.45 रुपीज हो चुका है। और कुछ दिनों के हो सकता है 100 भी हो जाए, होगा, क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसी प्रकार की चल रही है कि यहाँ पर डॉलर थोड़ा मजबूत हुआ है। क्यों, हर देश में मांग बढ़ रही है, उत्पादन में कमी है, जो तेल के मामले में संकट हो चुका है और आने वाले समय में और भी तगड़ी मंदी हो सकती है। तो ऐसे में देशों, हर देश में लगभग मुद्रा का हालत खराब हो ही रखा है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के $2, अमेरिका के $10.10, इसी प्रकार से भारत ये लेवल अगर बढ़ता चला जाता है तो साधनों की कीमत में भी परिवर्तन होता चला जाता है, वृद्धि होती चली जाती है। तो मुद्रा का स्वरूप भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हो सकता है। अब मैंने कहा था इस सिद्धांत बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन हर सिद्धांत की कुछ ना कुछ आलोचनाएं उपलब्ध होती है। तो यहाँ पर सबसे पहला, ये अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। जैसे पूर्ण प्रतियोगिता अवास्तविक धारणा है, उत्पादन की साधनों की पूर्ण गतिशीलता अवास्तविक है, जो कि वास्तव में नहीं हो सकता। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है, यहाँ पर पूर्ण रोजगार पॉसिबल नहीं हो सकता है। पूर्ति की तुलना में मांग का अधिक महत्व इसमें दिया गया कि किस प्रकार से लोगों की मांग अधिक होती है, कि मांग के आधार पर ही दुर्लभता तय होती है। व्यावहारिक कठिनाइयां शामिल होती है, इसमें विभिन्न देशों में साधनों की गतिशीलता का अभाव होता है, उन्होंने गतिशीलता पर जोर दिया। विनिमय दर का प्रभाव, यहाँ पर क्या किया कि हमेशा ध्यान में रखिएगा दो देशों में व्यापार विनिमय दर से भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन इस सिद्धांत में इसको नजरअंदाज किया गया है। ठीक है, तो ये था आधुनिक सिद्धांत ओहलेन का। एग्जाम में पूछा जाता है ओहलेन के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया समझाया, उसी आधार पर आप एग्जाम में लिख सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इस पॉइंट में आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और एक काम करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू एंड